और ये क्षमता कैसे आती थी, इस सब के पीछे दिव्य प्रकाश नाम की जो विद्या, प्रकाशीय तंत्र जो था वो कार्य करता था। इन सभी यानों के नीचे एक विशेष प्रकार का छिद्र बना होता था। पूरी तले में, पूरी तलहट में एक छोटे छोटे छिद्र बने होते थे, जिसमें से विशेष रासायनिक और सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके इस प्रकार का प्रकाश निकाला जाता था, जो प्रकाश 5 फुट तक इतनी गति से जाता था कि 5 से 10 फुट के उस इलाके में यदि कोई दूसरा तत्व आ जाए तो वो जल जाता था। तो भूमि पर जहां से यान उड़ता था वहां यान के बैठने का निशान बन जाता था। तो वो प्रकाश इतना जबरदस्त था कि वो आज की भाषा में यदि हम कहें कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध वो यान को हवा में स्थिर रखने में सक्षम था। तो आज जो हमारे पास आधुनिक एरोडायनेमिक सिस्टम है या एरोडायनेमिक्स है, इसका सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। इंजन पर ये सब चीजें निर्भर करती है, लेकिन जब हमें इस बात की शिक्षा दी गई है तो हमें ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि इसमें कोई इंजन था या किसी तरह के आधुनिक रसायनों का प्रयोग किया जाता था। रसायन तो थे, लेकिन वो इतनी अग्नि या प्रदूषण या धुआं ये नहीं छोड़ते थे। इनका उड़ने का जो सिद्धांत था वो केवल वही प्रकाश था, इसलिए ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आने जाने में और उड़ान भरने में सक्षम थे। और जो इनकी छत थी यानों की छत पर एक विशेष तरह की मणि, लेंस बने हुए थे, जो सूर्य की ऊर्जा को 100 गुना खींचते हैं। हम जैसे देखते हैं कि एक लेंस को यदि हमने प्रकाश में रखा तो हम उसको ऐसे रखते हैं तो एक बिंदु बनता है, वो ऊर्जा पैदा करता है। कहा जाता है कि इन मणियों में इतने छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे लेंस लगे हुए थे। एक तरह से आप कहें कि उनका मुड़ाव भीतर से मणियों का ऐसा था कि सूर्य की इतनी अधिक रश्मियां उसके भीतर आती थी कि उन्हीं रश्मियों का प्रयोग करके वो अद्भुत प्रकाश तैयार किया जाता था, जो यान के उड़ान में, यान को उड़ने में सहायता करता था। लेकिन जब सूर्य नहीं है तो उसके भीतर पारद, जिसको हम मरकरी कहते हैं, मरकरी को रसायन के साथ मिलाकर एक लिक्विड सा तैयार कर लिया जाता था, जिससे विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती थी और वो ऊर्जा भी इसी प्रकार के प्रकाश को पैदा करती थी। तो इसलिए ये यान बहुत ही सटीक उस समय माने। जैसा कि इस यान में आप देख सकते हैं कि ये यान का ये जो ऊपरी छत है, इस छत पर ये जो गोल गोल से दाने दाने से बने हुए हैं, ये मणियां हैं। जो सूर्य का प्रकाश है वो इन्हीं के माध्यम से भीतर जाता था और सारा का सारा सूर्य का प्रकाश ये छत सोख लेती थी और अपने भीतर ले जाती थी। और यान पूरी तरह से बंद था। यान में ये 3 शीशे लगे हुए हैं, जो दिव्य कांच जिनके बारे में कहा गया है। और ये यान में पंख लगे हुए हैं। ये पंख उस तरह से नहीं हिलते थे जैसे पक्षी अपने पंख हिलाता है, ये बिल्कुल स्थिर रहते थे। और ये पूंछ है जो बैठने पर ऊपर की तरफ को मुड़ जाती है, और जब ये यान उड़ता है तो ये फिर फैल जाती है। और ये पंख भी अभी बंद है। यान जब उड़ता है तो ये यान के पंख खुल जाते हैं। अब नीचे देखिए, ये जो इस यान के चारों तरफ ये जो छिद्र लगे हैं, बने हुए हैं, इनमें से वो दिव्य प्रकाश निकलता था, जिसकी सहायता से ये यान उड़ता था। तो यान के उड़ने का जो भी मूल आप तत्व कहें, वो वही प्रकाश था जो इन छिद्रों से निकल रहा है। और यान में ये जो सीढ़ियां लगी हैं, ये सदा लगी ही रहती थी और यान इन सीढ़ियों के साथ ही उतरता था। और ये इसका एक धरातल है जिसको हम आधार कहेंगे, आधार पर बैठता था ये यान। और यान के उड़ने के भी सिद्धांत थे। ये यान वायु में कैसे उड़ता था, इसका ये एक दिव्य यंत्र बताया गया है। ये इस यान के उड़ने का एक सिद्धांत है कि वायु का भेदन ये किस प्रकार करता है, ये किस प्रकार उड़ा करता था, ये सब। और यान की साधारण सी जानकारी ये टांकरी नाम की लिपि में यहाँ पर इसके विषय में थोड़ा सा बताया गया है। तो आप ये एक यान को देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरे यान को देखते हैं, अब इस यान को देखिए कि इसमें वो जो यान अभी हमने पहले देखा, वो उसका एक साइड से लिया गया एक दृश्य था। तो जब वो वायु में, हवा में उड़ता था तो वो कुछ इस प्रकार का दिखता था। उस यान के दोनों पंख पूरी तरह से फैल गए हैं और ये उसकी छत ऊपर से नजर आ रही है। छत पर ये ध्वजा, झंडा लगा हुआ है जो उस यान की पहचान बताता था। और वो पूंछ जो ऊपर मुड़ी हुई थी वो इस प्रकार से खुल जाया करती थी। और आगे गर्दन भी, जो यान की गर्दन है, वो भी पूरी तरह से हिलने वाली थी। वो गर्दन अभी सीधी हो गई है। तो उड़ान के समय इस प्रकार का चित्र उस यान का नजर आया करता था, जिसके विषय में ऋग्वेद में भी विवरण है कि गरुड़ के समान वो यान दिखता था। तो आप इसको देखेंगे, इसकी आकृति, तो ये बिल्कुल गरुड़ की तरह लग रहा है। और यहाँ इस विमान के बारे में टांकरी लिपि में जानकारी दी गई है। और साथ ही ये यहाँ पर दूसरा इस यान के वायु में उड़ने का, ब्रह्मांड में उड़ने का दूसरा सिद्धांत है, जो यहाँ पर इन रेखाओं के माध्यम से दिखाया गया है। और विशेष बात
कि इस यान के मूल में ये आपको जो घड़े नजर आ रहे हैं, ये इस यान के भीतर अंदर लगे होते थे। ये 7 घड़े यहाँ दिखाए गए हैं। इनके संबंध में ये बताया गया है कि इन घड़ों के अंदर पारद अर्थात मरकरी और उसके अंदर रसायन, विशेष तरह के रसायन बने होते थे। और इन घड़ों का ये जो ऊपरी सिरा है, ये जो ढक्कन है, ये कुछ अष्ट धातुओं के बने हुए होते थे। और जैसे ही इन अष्ट धातुओं के साथ वो रसायन संपर्क में आता था तो दिव्य शक्ति पैदा होती थी। और ये जो चोटी लगी हुई है इस घड़े के ऊपर, इनसे सोने और चांदी के कुछ तंतु का अर्थ हम तारें कह सकते हैं या धागे कह सकते हैं, धागे निकलते थे जो उस शक्ति को इस यान के भीतर तक पहुंचाते थे। तो यान, ये जो यान का पूरा प्रारूप है, इसके भीतर ये जो खाली हिस्सा है जो यान के अंदर आता है, इसके भीतर ये घड़े भरे हुए थे। ऊपर से सूर्य की ऊर्जा, भीतर से रसायन की ऊर्जा और साथ में ही इसमें मंत्र की ऊर्जा का भी समावेश है। इस प्रकार का वृतांत दिया गया है। आप इस चित्र में पूरी तरह से देख सकते हैं। ये दूसरा चित्र है जिसमें यान विद्या के विषय में बताया गया है। अब ये जो चक्र है, ये जो सूर्य चक्र है, इसके भीतर ये बताया गया है कि ये यान कैसे कैसे उड़ता था। ये सूर्य के प्रकाश से, वायु की शक्ति से भी, पानी की ऊर्जा से भी, और साथ में ध्वनि की ऊर्जा से, मणि की शक्ति से, मंत्र की शक्ति से, यांत्रिक ऊर्जा से, रसायन से, पारद से और औषधियों के तरल पदार्थों से भी ये यान उड़ने में सक्षम था। और यान कुल 12 प्रकार के होते हैं। ये विवरण इस चित्र में नीचे दिया गया है और टांकरी भाषा में इसके बारे में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है सारी की सारी। और आप इस यान को देखिए, ये एक बैठे हुए यान का चित्र है। ये आकाश में उड़ते हुए यान का चित्र है। जो हमने इससे पहले देखा उसमें यान बैठा हुआ था, जिसमें आपने देखा कि गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और पूंछ ऊपर उठी हुई थी। लेकिन अब ये उड़ान भर रहा है तो इसकी वो जो पूंछ ऊपर की तरफ को मुड़ी हुई थी, अब ये पूंछ खुल गई है और जो गर्दन बिल्कुल पीछे यहाँ सटी हुई थी वो आगे हो गई है और पंख भी आगे को आ गए हैं, सीढ़ियां आगे आ गई हैं। और जो नीचे का धरातल था वो इसके भीतर छुप चुका है और ये छिद्र खुल चुके हैं। अब इन छिद्रों से प्रकाश निकलेगा और ये इसकी छत है और छत के ऊपर वो ध्वजा, जिससे ये किस कुल का जहाज है और ये इस जहाज की पहचान इस झंडे पर बने हुए साइन से पता चलती है। तो ये यान विद्या का एक तीसरा चित्र है जिसके माध्यम से उस प्राचीन यान विद्या को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी यान थे। ये जो यान जिनको हम अभी देख रहे हैं या जिनका हम विवरण कर रहे हैं, ये देव कुल के यान हैं। इसके अतिरिक्त राक्षस कुल के भी यान थे जिनको दैत्य कुल के यान कहा जाता था। ये दैत्य कुल का यान है। अब आप इसकी आकृति देख लीजिए। ये आगे से किसी छिपकली की तरह या मेंढक की तरह इसका जो सर है वो मेंढक की तरह लगता है। और इसके भीतर भी जो छत है बहुत छोटा है, लेकिन इसके ऊपर भी सूर्य का प्रकाश धारण करने वाली मणियां और कांच लगे हुए हैं। और दोनों पंख, एक पंख उस तरफ हमें नजर आ रहा है और दूसरा पंख ये इसने खोला हुआ है। और इसकी पूंछ बिल्कुल विचित्र है। ये पूंछ हिलती नहीं है, ये सदा एक ही स्थिति में रहने वाली पूंछ है। और ये इसका नीचे का आधार है और ये इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो इसकी आकृति क्योंकि एक उदंड जीव की भांति, एक तामसिक जीव की भांति नजर आ रही है, इसलिए इसकी आकृति बिल्कुल देवयानों से विचित्र है। वो ये पक्षियों की तरह नहीं लगता बल्कि किसी थलचर की तरह लगता है। ये दैत्य कुल का विमान कहा गया है, जिसको राक्षस लोग अपने युद्ध के लिए अथवा स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए, ब्रह्मांड में जाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। और ये यहाँ पर जितने भी कुल हैं, 12 कुल के जो विमान हैं, तो उन सब का इसमें इस चार्ट में विवरण दिया गया है। और ये नीचे टांकरी भाषा में इसकी जानकारी है। तो ये यान का चौथा एक प्रारूप हम देख रहे हैं जिसमें इस प्रकार की यान विद्या के विषय में जानकारी दी गई है।